पूरे घर में सुबह से कोहराम मचा हुआ था कि शशि इतनी सुबह सुबह कहाँ गई। रात को तो रोशनी के साथ ही सोई थी कि अचानक से कहाँ गायब हो गई। उधर 3 महीने की रोशनी भूख से बिलखते हुए रोने लगी। नानी का ध्यान उस ओर गया। वह जल्दी से गुस्से में बड़बड़ाती हुई रसोई की तरफ दौड़ी। पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चली गई। इतनी भी फिक्र नहीं है अपनी बच्ची की। घर में पैर टिकते नहीं है इस लड़की के। बच्ची कब से भूख से रो रही है। कहते हुए उन्होंने रोशनी के लिए दूध की बोतल तैयार की और बाहर आकर उसे अपनी गोद में लेकर दूध पिलाने लगी। अपनी माँ की गैर मौजूदगी से बेखबर रोशनी अब शांत दूध पी रही थी। नाना कहने लगे, आने दे उसे, अच्छी खबर लूंगा। हमेशा अपनी चलाती है ये लड़की। पहले मना करने के बावजूद भी उस संजय से शादी कर ली। देखा छोड़कर भाग गया ना 3 महीने में। फिर भी इस लड़की की आंखें नहीं खुली। अब तो अपनी जिम्मेदारी समझे, सारा दिन इधर उधर घूमती रहती है। गरीब परिवार से हैं हम लोग। अपने खुद की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन इसके सपने हैं कि दिन ब दिन आसमान छूते जा रहे हैं। कमरे के दरवाजे पर खड़ी उनकी दोनों बहुएं चुपचाप उनकी बातों को सुन रही थी। शशि से अच्छी तरह वाकिफ थी वो दोनों। उसके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। वह शुरू से ही ऐसी लड़की थी जिसे हमेशा अपनी फिक्र रहती थी। अपने सुख दुख से मतलब था। उसने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर संजय से शादी की और फिर वही हुआ जिसका डर था। संजय 2-3 महीने में ही उसे छोड़कर चला गया। शशि लौटकर घर आ गई। वह माँ बनने वाली थी, इसलिए घर वालों ने उसे अपना लिया। शशि की एक बड़ी बहन लता भी थी जो दूर शहर में रहती थी। रोशनी शशि के लिए वो अनचाहा बोझ थी जो उसकी खुशियों के रास्ते आ रही थी। कोई आदमी ऐसी हालत में उसकी ओर ध्यान तक न देता था। जैसे तैसे उसने खुद को समझाया कि कुछ महीनों और इंतजार कर ले, फिर अपने लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढेगी। रोशनी के पैदा होने के बाद जैसे शशि को किसी बोझ से छुटकारा मिल गया। वह अब सारा दिन इधर से उधर घूमा करती। माँ बाप भाइयों ने बहुत समझाया कि हम गरीब हैं, अपनी हद पता होनी चाहिए। तेरी एक बेटी है, उसे पाल पोस कर बड़ा कर। लेकिन शशि किसी की नहीं सुनती थी। वे बस सच संवर कर गलियों में घूमा करती और रात को घर में घुसती। कोई कुछ कहता तो लड़ने को तैयार रहती थी। और दिनों के मुकाबले वे आज कुछ ज्यादा जल्दी ही घर से निकल गई थी। इसलिए घर वाले परेशान हो उसे ढूंढ रहे थे। उसका कहीं पता न चला तो अब तक हार कर बैठ गए। कुछ देर बाद ही वहां किशोर जी आए जो नाना जी के दोस्त थे। उन्होंने जल्दी से शशि के पापा को आवाज दी, अरे जल्दी बाहर आ, गजब हो गया। नाना बाहर आए। बाकी घर वाले भी पीछे पीछे बाहर निकले। क्या हुआ? किशोर जी ने कहा, मैंने घंटा भर पहले शशि को पड़ोस में रहने वाले रतन के साथ जाते हुए देखा था। मैंने जब शशि को टोका कि इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो, शशि कहने लगी, काका मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हूँ रतन के साथ। किशोर जी यह सुनकर दंग रह गए। लेकिन ऐसे कैसे? रोशनी कहाँ है? वे तो तेरी अपनी बच्ची है, उसका तो सोच। उसे किसके सहारे छोड़कर जा रही है? जाना है तो उसे तो साथ लेकर जा। शशि कहने लगी, वह मेरी जिम्मेदारी नहीं है। वह तो संजय ने उसे मेरे गले बांध दिया। मैंने पैदा कर दिया, ये क्या कम है? अब मैं उससे आजाद हूँ और उसके लिए मैं अपनी जिंदगी खराब नहीं कर सकती। अभी मेरी उम्र ही क्या है? भला कौन मुझे उसके साथ अपनाएगा? पापा मम्मी को उसका जो करना है करें। पालना है तो पालें, वरना फेंक दे कहीं भी। दुनिया में इतने अनाथ पल रहे हैं तो ये भी पल जाएगी। जब उसका बाप उसका नहीं हुआ तो फिर मैं उसके लिए अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करूं? किशोर काका के लाख बार मना करने पर भी वे नहीं रुकी और रतन के साथ बस में बैठकर चली गई। ये सुनते ही घर में सन्नाटा पसर गया। हर किसी की नजर अब रोशनी पर थी। नाना नानी की नजरों में बस एक ही सवाल था, अब इस दूध मुही बच्ची का क्या होगा? कैसे लालन पालन होगा इसका बिना माँ के? बाप तो पहले ही छोड़कर चला गया था और आज माँ भी। कैसे पत्थर दिल हैं ये लोग। दोनों बेटे सोच रहे थे कि अब इसकी जिम्मेदारी भी हमारी है और बड़ी होने पर शादी भी हमें ही करनी पड़ेगी। दोनों बहुओं की नजरों में नाराजगी साफ झलक रही थी। पहले क्या घर की हालत कम खराब थी जो इसे भी ताउम्र झेलना पड़ेगा? शशि को तो जाना ही था तो इसे भी साथ ले जाती। हम लोग तो कम से कम इससे छुटकारा पाते, अपना घर संभाले। या फिर इस लड़की को। जब नाना ने अपने बेटे बहू को ऐसे ही परेशान सा देखा तो बोले, तुम लोग रोशनी की चिंता मत करो, तुम अपना अपना घर संभालो। जब तक मैं और इसकी नानी जिंदा है तब तक हम इसे पाल लेंगे। इसे तुम पर बोझ नहीं बनने देंगे। रोशनी अब हमारी जिम्मेदारी है। उस दिन के बाद से नाना नानी रोशनी का पूरा ख्याल रखते और उसकी हर जरूरत पूरी करने की कोशिश करते जितनी की उनकी हैसियत से हो सकती थी।
उन्होंने रोशनी को फूलों की तरह पालना शुरू किया, उसे अच्छी से अच्छी परवरिश देने की कोशिश करते। बड़े मामा का थोड़ा झुकाव रोशनी की तरफ था। रोशनी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उसने कभी महसूस नहीं किया कि वे अनाथ है, उसके माँ बाप उसके साथ नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा था। रोशनी 5 साल की थी। एक दिन नाना को दिल का दौरा पड़ा और उनका देहांत हो गया। उस रोज रोशनी के सिर से पिता का साया उठा। अब उसकी जिम्मेदारी नानी ने संभाली। छोटे मामा मामी कुछ ही दिनों बाद अलग जाकर रहने लगे। बड़े मामा का झुकाव रोशनी की तरफ हो गया था। नानी के बाद अगर किसी पर भरोसा था तो वे बड़े मामा ही थे। नानी का शरीर भी उम्र के संग साथ छोड़ रहा था और 3 साल बाद वे भी गुजर गई। 8 साल की उम्र में रोशनी सच्चे मायनों में अनाथ हो गई। बड़े मामा उसके लिए जितना होता करते, लेकिन उनकी पत्नी को ये बात पसंद नहीं आती थी और उनसे हर वक्त झगड़ा करती रहती थी। रोशनी का बड़ा मन था पढ़ाई लिखाई करने का, लेकिन मामी ने साफ मना कर दिया कि हम लोगों का अपना खर्चा मुश्किल से चलता है, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे या तुझे? 2 वक्त खाना मिल जाता है, सर पर छत है, क्या ये काफी नहीं है? 3 साल और गुजर गए। बड़े मामा अपनी पत्नी की रोज की झिक झिक से परेशान हो गए। आखिरकार उन्होंने तय किया कि गुड़िया को लता जीजी को सौंप देंगे। आखिर मौसी है रोशनी की, तो खूब प्यार करेगी। फिर उनके कोई बच्चा नहीं है तो गुड़िया उनकी वह कमी पूरी कर देगी और उसके लिए माँ बाप की कमी वह पूरी कर देंगे। उसका खुद का घर होगा, माँ बाप होंगे जो इसे स्कूल भी भेज देंगे। अगले ही दिन बड़े मामा ने लता जीजी को फोन कर उनसे गुड़िया के बारे में बात की तो वे खुशी खुशी हामी भर दी। अगली सुबह बड़े मामा गुड़िया को लेकर दूसरे शहर पहुंचे और लता जीजी को उसकी जिम्मेदारी सौंप दी। लता जीजी, मैं तुझे बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। आज मुझे एक बेटी मिल गई, आज मैं माँ बन गई। तू देखना, जितना हो पाएगा मैं करूंगी। अपनी हैसियत को कभी इसकी खुशियों के बीच नहीं आने दूंगी। इसे पढ़ाऊंगी और ढेर सारा प्यार दूंगी। शाम को बड़े मामा रोशनी को छोड़ वापस जाने लगे, लेकिन गुड़िया को काफी डर लग रहा था उस जगह पर, क्योंकि उसके लिए वे एकदम अनजान जगह थी। दोनों ही उदास थे। बड़े मामा ने उससे कहा कि वे बीच बीच में फोन करो, उसका हाल चाल पूछ लिया करेंगे, उससे बात कर लिया करेंगे। अब लता मौसी ही तुम्हारी माँ है और मौसा पिता। तुम इनकी हर बात मानना, ये बहुत अच्छे हैं। अगर मेरी आर्थिक हालत थोड़ी और ठीक होती तो नहीं छोड़कर जाता तुम्हें यहाँ। वहां की तरह मामी की रोज रोज की जली कटी सुनने को नहीं मिलेगी। यहाँ राजकुमारी की तरह रहोगी तुम। बड़े मामा भारी मन से वहां से चले गए। रोशनी को आज एक नई जिंदगी, परिवार मिला था। बड़े मामा के जाने के कुछ ही देर बाद लता मौसी ने रोशनी को अपने पास बिठाया और बड़े प्यार से बोली, देख रोशनी, अब ये तेरा घर है और तेरी भी जिम्मेदारी है इस घर को संभालने की। आज से घर की साफ सफाई, बर्तन कपड़े वगैरह तू करेगी। तुझे खाना बनाना आता है? रोशनी ने धीमी सी आवाज में कहा। तो मौसी बड़ी हैरान हुई, तू इतनी बड़ी हो गई और तुझे खाना बनाना नहीं आता? कुछ ज्यादा ही लाड में रखा है तुझे तेरे मामा ने। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं सब सिखा दूंगी तुझे। अपने घर में तो काम करना ही पड़ता है। पहले इस घर को मैं संभालती थी, अब तू संभाल। रसोई में झूठे बर्तन पड़े हैं, जाकर उन्हें धो डाल। रोशनी चुपचाप रसोई की ओर चली गई। आज उसकी मौसी ने कुछ ही वक्त में बड़े प्यार से बता दिया था कि उसकी इस घर में क्या हैसियत है। वे यहाँ एक बेटी नहीं, नौकरानी की हैसियत से रहने वाली है। दोपहर से शाम तक मौसी ने उसे एक गिलास पानी तक न पूछा, लेकिन काम 10 करवा लिए। वह बच्ची अब थकी हारी सी आकर मौसी के पास बैठी। मौसी, मामा ने कहा था कि आप मुझे स्कूल में पढ़ाओगी, तो मैं कब जा रही हूँ स्कूल? मौसी ने अब उसे डांटते हुए कहा। पढ़ाई लिखाई कर कौन सा तुझे कलेक्टर बनना है? इन फालतू के काम में समय खराब करने से अच्छा है तू घर का काम सीख। आगे चलकर यही काम आएगा और ना ही मेरे पास पैसा है तुझे पढ़ाने को। अब या तो रोटी खा ले या पढ़ ले। रोशनी अब उदास हो गई। रात तक इधर उधर पागलों की तरह वह मौसी के इशारों पर नाचती रही। मौसी ने एक रूखी सी रोटी उसके सामने डाल दी, ले खा ले। रोशनी ने चुपचाप उसे खाया और सारे बर्तन धोने के बाद मौसी के कमरे में गई और मौसी से बोली, मैं कहाँ सोऊं मौसी? मौसी गुस्से में आकर बोली, मेरे सिर पर सोएगी क्या? जाकर सो जा चुपचाप रसोई में। रोशनी कहने लगी, लेकिन मौसी। रोशनी ने इतना ही कहा था कि मौसी चिल्लाकर बोली, तू तो बहुत ही बेशरम लड़की है। एक दिन हुआ नहीं है, लेकिन अभी से जुबान लड़ा रही है। चुपचाप चली जा, वरना अभी तेरी अकल ठिकाने लगा दूंगी। चल भाग यहाँ से। रोशनी अब हताश थी, रसोई में आ गई। एक पतली सी चादर बिछाकर उसी पर लेट गई। काफी देर तक तो उसे नींद ही नहीं आ रही थी। बार बार मामा की याद आ रही थी, लेकिन करे भी तो क्या? अब रोशनी के साथ यह सब रोज होने लगा। सारे दिन वे मौसी के इशारों पर नाचती रहती। मौसी ने उसे खाना बनाना भी सिखा दिया। गुजरते वक्त के साथ
मौसी का बर्ताव भी दिन ब दिन खराब होता जा रहा था। बीच बीच में बड़े मामा का जब भी फोन करते तो मौसी उन्हें बताती कि गुड़िया बहुत अच्छी है, रोज पढ़ने भी जाती है, बहुत होशियार है। बड़े मामा बहुत खुश थे कि रोशनी की जिंदगी संवर गई। वह जब भी रोशनी से बात करने को कहते, मौसी कभी कह देती कि स्कूल गई है तो कभी कह देती कि बाहर दोस्तों के साथ खेलने गई है। जबकि सच तो यह था कि वे घर में काम में लगी रहती थी। रोशनी ने कई बार मौसी को कहा कि उसकी बात एक बार बड़े मामा से करवा दे, लेकिन मौसी ने कभी उसकी बात नहीं करवाई। रोशनी बस इसी उम्मीद में थी कि कभी बड़े मामा उसके पास आएंगे तो वे उनके साथ वापस चली जाएगी, उसे नहीं रहना यहाँ। बड़े मामा को भी रोशनी की याद आती थी, पर काम के चक्कर में और दूसरा अपनी लता जीजी पर भरोसे की वजह से वे वहां नहीं गए। उन्होंने सोचा कि 1 महीना पूरा होने के बाद जाएंगे रोशनी से मिलने। तकरीबन 20 दिन बाद मौसम मुंबई से लौट कर आया। वे एक नंबर का आवारा था, थोड़ा बहुत काम करता और फिर यूं ही घूमता रहता। जब कभी मन करता तो वे लौट कर मौसी के पास आ जाता। उस दिन जब वे घर आया तो रोशनी को देख लता से पूछा कि ये लड़की कौन है। लता कहने लगी, ये शशि की बेटी है, महेश इसे मेरे पास छोड़कर गया है, ये हमारी बच्ची की कमी पूरी कर देगी और हम इसके माँ बाप की। मौसा अब रोशनी को इस कदर घूरते हुए देखने लगा कि उस महज 11 साल की लड़की को बहुत ही अजीब लग रहा था। वह अब वहां से चली गई और अपने काम में लग गई। रात को जब वह सो गई तो थोड़ी देर बाद मौसा वहां आया और बुरी नीयत से उसे पकड़ लिया। रोशनी ने उससे खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार। वह तो कुछ वक्त बाद वहां से चला गया, लेकिन रोशनी रात भर दर्द और विश्वासघात की पीड़ा से रोती रही। उसने सोचा कि वह सुबह मौसी से मौसा के बारे में शिकायत करेगी, फिर वे उनकी खबर लेगी। सुबह मौसी कमरे से बाहर निकल रसोई में आई तो रोशनी की हालत देख वापस चली गई। थोड़ी देर बाद वह आई और उसे कपड़े देकर नहाने के लिए भेज दिया। उसके चेहरे पर कोई दुख या हैरानी के भाव नहीं थे। रोशनी तब तो बच्ची थी, इसे नहीं समझ पाई, लेकिन कुछ सालों बाद उसे मौसी की चुप्पी का मतलब समझ में आया कि इस सब में मौसी की भी रजामंदी थी। रोशनी जब नहाकर बाहर निकली तो उसने देखा कि मौसी सामान बांध रही हैं। उन्होंने जब रोशनी को सामने देखा तो बोली, चल जल्दी से अपना सामान बांध लें, कुछ ही देर में यहाँ से निकलना है। रोशनी ये सुनकर चौंक गई, लेकिन क्यों, हम कहाँ जा रहे हैं? मौसी, हम मुंबई जा रहे हैं हमेशा के लिए। रोशनी अब सहम उठी, पर ऐसे कैसे? आपने बड़े मामा को बताया? वो फिर कैसे मिलेंगे मुझसे? मौसी ने गुस्से से उसे जोर से फटकारते हुए कहा, ये मामा नाम की माला जपना बंद कर। अब उससे तेरा कोई वास्ता नहीं, तू वही करेगी जो मैं कहूंगी, समझी? रोशनी ने मामा के पास जाने की बहुत जिद की, लेकिन कोई फायदा नहीं। मौसी उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गई। शायद उन्हें डर था कि कहीं मामा आ गए तो उन्हें यह सब पता चल जाएगा। अपने गंदे कामों को छुपाने के लिए मौसी ने वहां से भागना तय किया था। दोपहर में वे किसी को बताए बिना चुपचाप रोशनी को लेकर मौसा के साथ मुंबई चली गई। वहां जाने के बाद भी कुछ नहीं बदला, वही हर वक्त काम और मौसी की फटकार। मौसा कई कई दिनों तक घर से बाहर रहता और 2-3 महीने में 1-2 बार लौट कर आता। मुंबई आने के कुछ दिन बाद मौसी ने रोशनी को कहा, यह बहुत बड़ा शहर है, यहाँ तुझे घर बैठे खिलाना मेरे लिए मुमकिन नहीं। अब तुझे काम करना होगा, मैं जल्दी ही तेरे लिए काम ढूंढ लूंगी। कुछ ही दिन में मौसी ने कुछ लोगों से मिलकर रोशनी के लिए काम ढूंढ लिया। हर शाम एक गाड़ी आती जो रोशनी को अपने साथ एक जगह ले जाती। वहाँ कुछ और लड़कियां जो कि तकरीबन 13 से 18 साल की थी उसे सजा धजाकर उसे नाचना, लोगों को रिझाना सिखाती। रोशनी फिर उसी तरह से लोगों के सामने पेश आती और नाचती। रात को गाड़ी वाला वापस उसे घर छोड़ जाता। रोशनी को हर रोज इस काम के कुछ पैसे मिलते जिन्हें मौसी हड़प लेती। रोशनी अभी छोटी थी तो मौसी ने गाड़ी वाले को रोशनी को फिलहाल लोगों के सामने परोसने से मना कर दिया। पहले रोशनी नहीं जानती थी कि उसके काम का क्या नाम है। उस काम का नाम था बार डांसर। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जब एक दिन वे बिना पैसों के खाली हाथ लौटी तो मौसी ने उसे बैलेंस से मारा, जिससे उसकी उंगली में चोट लग गई। बेचारी काफी देर तक रोती रही। उस रात उसे खाना भी नहीं दिया गया। भूख और दर्द से परेशान रोशनी सारी रात अपनी किस्मत पर रोती रही कि अब यही जिंदगी है उसकी। बड़े मामा से तो उसे पहले ही हमेशा के लिए दूर किया जा चुका था, अब यही चलता रहा। जिस दिन रोशनी घर में पैसे लाती तो उसकी मौसी बड़े अच्छे से उससे पेश आती और खाना भी देती, लेकिन जिस दिन पैसे ना मिलते उस दिन उसे खाने की जगह सिर्फ गालियां खाने को मिलती। पूरे 2 साल तक यही सिलसिला चलता रहा। अब रोशनी 13 साल की थी। वह अपनी जबरदस्ती की जिंदगी की आदी हो चुकी थी। उसे पता था कि उसका कोई सगा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो उसका दर्द समझ सके। 11 दिन बाद मौसी ने रोशनी के सामने ही उस गाड़ी वाले को कहा कि अगर कोई अच्छा पैसे देने वाला ग्राहक मिल जाए तो इसे उसके साथ भेज देना, अब ये काफी बड़ी हो गई है।
कुछ दिन के बाद रोशनी को किसी अनजान आदमी के साथ रात भर के लिए भेज दिया गया। वह आदमी उसे अपने साथ ले गया। उसने रोशनी से बड़े अच्छे से बात की, उसे अच्छा खाना खिलाया। रोशनी को लगा कि शायद ये एक अच्छा इंसान है, लेकिन अभी चंद मिनटों में उसे एक बार फिर एहसास हुआ कि वे कितनी ज्यादा गलत है। कुछ देर बाद वह उस पर जानवरों की तरह टूट पड़ा। अगले दिन रोशनी बुरी हालत में घर पहुंची। मौसी बहुत खुश हुई क्योंकि उसकी नजर रोशनी पर नहीं, उसके हाथ में लगे हुए नोटों पर थी। उन्होंने ना ही उसकी हालत पर और ना ही उसके जख्मों पर नजर डाली। उन्होंने बस उसके हाथ से पैसे छीने और कमरे में चली गई। रोशनी अब रोती हुई बाथरूम में गई और लगभग घंटे भर बाद निकलकर डिटॉल से अपनी चोटों को साफ किया। अब आए दिन उसे लोगों के साथ भेजा जाता, मगर वापस लौट कर आती जख्मी रोशनी और मुट्ठी में कुछ रुपये। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। सन 2015। रोशनी 17 साल की हो चुकी थी। उसकी जिंदगी बद से बदतर हो चुकी थी। उसने कई बार मौसी से मामा के बारे में पूछा, लेकिन मौसी ने उसे कुछ नहीं बताया। जिस बार में वह काम करती थी, एक रोज सूरज नाम का एक कस्टमर वहां आया। उसे पहली ही नजर में रोशनी पसंद आ गई। उसने रोशनी से दोस्ती बढ़ाई, जिसे रोशनी ने कबूल कर लिया। दोनों एक दूसरे से बहुत बातें करने लगे। कुछ ही दिनों में सूरज ने उसे एक फोन गिफ्ट किया, जिससे वो जब चाहे रोशनी से बात कर सके। कुछ ही दिनों में रोशनी की जिंदगी में एक ऐसा दोस्त था जिसे वह सब कुछ खुलकर कह सकती थी। रोशनी को अब एक बार फिर सब ठीक होने की उम्मीद दिखाई देने लगी। जब मौसी ने रोशनी के पास मोबाइल देखा तो पूछा, कहाँ से आया। रोशनी ने उसे बताया कि मोबाइल उसे उसके एक कस्टमर सूरज ने दिया है। दोनों दोस्त हैं। मौसी के दिमाग में उस वक्त एक बात बैठ गई थी कि जो लड़का एक बार डांसर को मोबाइल दे सकता है कुछ दिनों की मुलाकात में, तो आगे चलकर उसके लिए कितना काम आ सकता है, पैसे वाला लगता है। उसने रोशनी को कुछ नहीं कहा। इस रिश्ते के आगे बढ़ने का इंतजार करने लगी। रोशनी और सूरज की बातों का सिलसिला शुरू हो चुका था। दोनों एक दूसरे से अपने दिल की सारी बातें करते थे। रोशनी को सूरज पसंद आने लगा था। वे उसके साथ खुद को सुरक्षित महसूस करती थी। कुछ दिनों बाद सूरज ने रोशनी से कहा कि मैं नहीं चाहता कि वो उसके अलावा किसी और आदमी के साथ जाए। वह जाकर मौसी को मना कर दे। रोशनी ने जाकर जब ये बात मौसी को बताई तो उसको लगा कि इस वक्त वह अपना दांव चल सकती है। मौसी बोली, ठीक है, नहीं भेजूंगी, लेकिन इससे मुझे क्या मिलेगा। मुझे एक बड़ी कीमत चाहिए, फिर मैं तुझे सिर्फ डांस बार में नाचने के लिए ही भेजा करूंगी, लोगों के साथ नहीं। रोशनी नाराज होकर बोली, लेकिन वो क्यों पैसे देगा आपको। मौसी कहती है, यार है तेरा, फर्ज बनता है उसका। रोशनी बोली, हो तो आप भी मेरी मौसी, आपने कितने फर्ज निभा लिए। कहते हुए वे घर से निकल सूरज से मिलने चल दी। मौसी कहती है, कुछ ज्यादा ही पंखर निकल आए हैं लड़की के, लेकिन मुझे इससे क्या, मुझे तो अपना पैसा चाहिए। रोशनी को अब डर था कि सूरज को क्या कहेगा। उसने जब सूरज को ये बात बताई तो उसने कहा, तुम पैसों की चिंता मत करो, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, अच्छी सैलरी है मेरी, तुम्हारी आज़ादी के लिए मुझे जो भी कीमत देनी पड़ेगी मैं दे दूंगा। यह सुन रोशनी के दिल में सूरज के लिए एक बहुत ही खास जगह बन चुकी थी। सूरज ने मौसी को मुंह मांगी कीमत सौंप दी। अब रोशनी को किसी और कस्टमर के साथ नहीं बैठना पड़ता। दोनों एक साथ घूमने जाते, मूवी देखते। रोशनी ने तय कर लिया था कि वह सूरज के अलावा किसी और को अपनी जिंदगी में कभी नहीं आने देगी। दोनों एक साथ बहुत खुश थे। एक दिन ऐसा भी आया जब सूरज ने कहा कि अब वह बार डांसर का काम भी छोड़ दे। रोशनी, छोड़ना तो मैं भी चाहती हूँ, पर यह सब इतना आसान नहीं है। मैं तो कभी इस दलदल में आना भी नहीं चाहती थी, लेकिन मौसी नहीं मानेगी, उसे बस पैसे चाहिए। सूरज कहता है कि एक बार बात तो करो, फिर आगे देखते हैं। उस दिन शाम को रोशनी ने मौसी को बताया कि सूरज क्या चाहता है, तो फिर उन्होंने अपनी आदत के अनुसार एक बार फिर मोटी रकम की मांग कर दी। रोशनी घबरा गई कि भला सूरज क्यों बार बार उसे एक मोटी रकम देगा, लेकिन सूरज ने बड़ी आसानी से हामी भर दी और कुछ ही दिनों में एक बड़ी कीमत मौसी को दे दी। रोशनी कहती है, तुम क्यों बार बार मौसी को पैसे देते हो। सूरज हंसते हुए बोला कि वह उससे बहुत प्यार करता है, उसे इस दलदल से निकालने के लिए कोई भी कीमत अदा कर सकता है, यहाँ तक कि अपनी जान भी दे सकता है। रोशनी बहुत खुश हुई। आज इतने सालों बाद उसे महसूस हो रहा था कि उसे एक नई सुकून भरी जिंदगी मिल गई है। अपनी जिंदगी की इस मोड़ से वह बहुत खुश थी। उसने सोच लिया था कि वह अब वापस कभी उस गंदगी में लौट कर नहीं जाएगी, लेकिन मन ही मन डरी हुई भी थी कि कहीं ये हसीन सपना तो नहीं। दोनों एक साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताते थे और मौसी का मुंह पहले ही पैसों से बंद किया जा चुका था, इसलिए उसकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं थी। एक दिन उसे पता चला कि वे माँ बनने वाली है, तो उसने ये बात फिलहाल मौसी को ना बताने का फैसला किया। वह सूरज से मिली। उसे जब ये सच बताया तो ये सुनकर वह बहुत बहुत खुश हुआ और खुशी से चिल्लाने लगा। उसे
इस कदर जश्न मनाते देखकर रोशनी भी मुस्कुराए जा रही थी। सूरज ने रोशनी को समझाया कि ये बात मौसी को ना बताए, क्योंकि उसे इस बात का पता चला तो फिर पैसा मांग लेगी और यह सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। तो रोशनी घबरा कर कहती है, तो क्या किया जाए? सूरज कुछ देर सोच कर बोला, इससे अच्छा तो ये है कि हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं और कहीं दूर जाकर शादी कर नई शुरुआत करेंगे। रोशनी की तो जैसे मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई। अब उसे मौसी नाम की घटिया औरत से छुटकारा मिलता दिख रहा था। उसने बिना एक पल गंवाए हाँ कर दी और फिर एक रात मौका पाकर रोशनी घर से भाग गई। दोनों कोल्हापुर पहुंचे और वहां के एक लक्ष्मी जी मंदिर में शादी कर ली। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। उन्हें अब अपनी जिंदगी से और कुछ नहीं चाहिए था। सूरज रोशनी को लेकर महाबलेश्वर गया। दोनों ने वहां खूब सारी मस्ती की और खूबसूरत यादों का पिटारा लेकर कुछ दिन बाद वापस कोल्हापुर लौटे। सूरज रोशनी के साथ हर पल साए की तरह रहता था। उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता था। उसका इतना प्यार, इतनी देखभाल लेकर रोशनी उसे हर रोज और भी ज्यादा प्यार करने लगती। एक दिन सूरज ने रोशनी को पूछा, क्या तुम्हें पढ़ना लिखना आता है? रोशनी ने उदासी में नाम में सिर हिला दिया। नहीं, मैंने कोशिश तो की थी कि मैं पढ़ना लिखना सीखूं, लेकिन मुझे मौसी क्यों पढ़ाती? सूरज, कोई बात नहीं, जो तब नहीं हो पाया अब होगा। मैं तुम्हें पढ़ना लिखना सिखा दूंगा। हर रविवार को 1 घंटे मैं तुम्हें पढ़ाया करूंगा। वादे के मुताबिक सूरज हर रविवार पढ़ाता। रोशनी में सीखने की ललक तो पहले से ही थी, इसलिए जल्दी ही पढ़ना लिखना सीख गई। रोशनी को एक और कसक थी अपने मामा से मिलने की। शायद मामा ने भी उसे ढूंढने की कोशिश की होगी। वे एक बार उनसे मिलना चाहती थी और बताना चाहती थी कि जिस भरोसे के साथ वो उसे अपनी लता जीजी के पास छोड़कर आए थे और बदले में उसने उसके साथ कितना बुरा व्यवहार किया था। रोशनी ने यह बात सूरज से कही कि उसके लिए एक और फेवर कर दे, वे कैसे भी करके उसके मामा को ढूंढ दे। सूरज ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन उसे सफलता हाथ नहीं लगी, क्योंकि रोशनी को अपने मामा का न पूरा पता था, न फोटो और न ही गांव का नाम याद था। वे बस इतना जानती थी कि वे मध्य प्रदेश की रहने वाली है और उसके मामा का नाम महेश है। कई बार उन्हें ढूंढने की कोशिश करने के बाद उसने अब फिर कभी उनसे मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। वह अब अपने आज पर ध्यान देने लगी। सूरज अक्सर कहता कि उसे एक बेटा चाहिए जिसे वह अपना जैसा अपना सके। बेटी के बारे में सोचकर तो वह डर जाता है कि ऐसी दुनिया में वो कैसे जिएगी। आखिर वह दिन भी आया जब रोशनी ने एक बच्चे को जन्म दिया। उसे बेटा ही पैदा हुआ, लेकिन मरा हुआ। रोशनी उस गम से शायद उभर जाती, लेकिन इस हादसे के बाद सूरज भी उससे हर पल दूर होता चला गया। वह पूरी तरह बदल गया था और रोशनी के पास नहीं आता था। वह दिन भर गायब रहता। रोशनी अकेली रोती रहती। वह जब सूरज को फोन करती, या तो वह फोन उठाता ही नहीं या फिर यह कहकर फोन काट देता कि वह बिजी है। रोशनी समझती थी कि सूरज को बहुत तकलीफ पहुंची है, लेकिन उसे भी बराबर की तकलीफ हुई थी। रोशनी ने तय किया था कि वह सूरज को कुछ वक्त देगी। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा सूरज समझ जाएगा और दोनों फिर एक बार जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा था। सूरज कई दिनों से घर नहीं आया था। कुछ दिनों बाद रोशनी को एक फोन आया जिसने उसको अर्श से फर्श पर लाकर पटक दिया। रोशनी ने जब फोन रिसीव किया तो दूसरी तरफ से किसी औरत की आवाज आई कि मैं वर्तिका बोल रही हूँ। तू क्यों मेरे पति का पीछा कर रही है? उसे चैन से क्यों नहीं जीने देती? रोशनी ये सुनकर हैरान रह गई। आप ये क्या कह रही हैं? मैं आपके पति के पीछे क्यों पड़ूंगी? मैं तो जानती तक नहीं उन्हें। लगता है आपने गलत नंबर लगा दिया है। वर्तिका गुस्से से बोली। मैंने एकदम सही नंबर लगाया है। तू रोशनी बोल रही है ना? मैं सूरज की बीवी बोल रही हूँ। ये सुनते ही रोशनी का दिमाग घूम गया। वर्तिका कहने लगी, हमारी शादी को 10 साल हो चुके हैं, हमारी तो बेटी भी है। तुझे अब तो समझ आ रहा होगा कि क्यों मेरा पति तेरे पास नहीं आता, क्योंकि उसका खुद का घर परिवार है, पत्नी है और बच्चे हैं। वह अब यहाँ आता है, तेरे पास नहीं। उसे तुझसे बस एक लड़का चाहिए था, इसलिए आज तक तेरे साथ प्यार का नाटक कर रहा था, लेकिन तू उसे एक बेटा भी नहीं दे पाई। उसे अब तेरी कोई जरूरत नहीं है। वापस उसी गंदगी में चली जा जहाँ से तू निकल कर आई थी। वर्तिका ने फोन तो रख दिया, पर रोशनी उस रात सो नहीं पाई। आज एक बार फिर उसे धोखा ही मिला। उसकी आत्मा को बेरहमी से कुचल दिया गया। परिवार तो कभी था ही नहीं, लेकिन पहले बच्चा और अब उसका पति। रोशनी के पास अब कुछ नहीं बचा था सिवाय एक घर के जिसमें वे रह रही थी, लेकिन वे घर भी सूरज के नाम पर ही था। अगले दिन सुबह ही वर्तिका वहां आई और उसने धक्के मारकर रोशनी को घर से बाहर निकाल दिया। रोशनी ने उसके बहुत हाथ पैर जोड़े, लेकिन कोई फायदा नहीं। वह दिन तो रोशनी ने इधर उधर काट दिया, लेकिन रात कैसे कटे? वह तो बस चलती चली जा रही थी। जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही थी, लोगों की चहल पहल भी कम होती जा रही थी।
कुछ ही देर बाद सड़कें वीरान हो गई। वहां एक और खड़े कुछ लोगों ने जब उसे अकेले देखा तो उसे परेशान करने लगे। रोशनी मदद के लिए चीखती रही लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। तभी वहां एक आदमी आया। उसने उन लोगों से रोशनी को बचाया और अपने साथ ले चला। रोशनी ने उस अनजान आदमी से कहा, थैंक यू, आपने बचा लिया। वे अनजान शख्स मुस्कुराते हुए बोला, मेरा नाम शक्ति है। तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और यहाँ रात में ऐसे क्यों घूम रही थी? रोशनी ने अब रोते हुए उसे शुरू से लेकर अब तक की सारी बात बताई। शक्ति ने उसे ढांढस बताया और बोला, चलो मैं अभी तुम्हें सूरज के पास ले चलता हूँ। शक्ति रोशनी को साथ लेकर सूरज के घर गया और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा सूरज ने ही खोला था। वे रोशनी को उस वक्त वहां देख चौंक गया, लेकिन कुछ ही पलों में वे बिल्कुल शांत था। शक्ति, मुझे कुछ देर पहले ये लड़की सड़क पर घूमते मिली। कुछ लोग इसे तंग कर रहे थे। इसका कहना है कि तुम इसके पति हो और तुमने इसे धोखा दिया है। शादीशुदा हो, 2 बच्चों के बाप होकर भी तुमने इससे शादी की और इसका इस्तेमाल किया। सूरज बड़ी बेफिक्री से बोला, ये लड़की सरासर झूठ बोल रही है। मैं इस लड़की को जानता तक नहीं, शरीफ आदमी हूँ। इस वक्त मेरे घर पर आकर तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कोई झूठी लड़की है जो ये मुझे फंसाना चाहती है। आप लोग यहाँ से जाएं। कहते हुए उसने दरवाजा बंद कर लिया। रोशनी वहीं खड़ी रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये वही सूरज है जिससे उसने इतना प्यार किया था और जिसके साथ वे इतने सारे सपने देख रही थी। कहाँ तो वे सोच रही थी कि उसकी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो इस राक्षस ने उसका भरोसा ही तोड़ दिया। शक्ति कहने लगा, तुम कहो तो पुलिस में शिकायत कर सकते हैं, इसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। रोशनी कहने लगी, नहीं नहीं, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। यह वह सूरज ही नहीं है जिसे मैं जानती थी। यह खुश है, बस मैं इसी में खुश हूँ। शक्ति कहता है, तो अब क्या करोगी? रोशनी कहती है, पता नहीं। शक्ति कहने लगा, अगर तुम चाहो तो मेरे घर चल सकती हो। रोशनी ने कोई जवाब नहीं दिया। शक्ति उससे कहता है, तुम गलत मतलब मत समझना, मैं शादीशुदा आदमी हूँ, घर पर मेरी पत्नी भी है। अभी रात में सड़क पर घूमने से ज्यादा बेहतर है कि तुम मेरे साथ चलो। रोशनी चुपचाप उसके साथ चल दी, क्योंकि खोने के लिए उसके पास कुछ था ही नहीं। शक्ति उसे लेकर अपने घर पहुंचा। जब उसकी बीवी ने रोशनी को देखा तो पूछा, ये लड़की कौन है? शक्ति कहने लगा, ये मेरी बहन है। इसे किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देना। अच्छी तरह से ख्याल रखना, ये कुछ दिनों में चली जाएगी। उसकी बीवी ने हाँ में सिर हिला दिया। अगले कुछ दिन रोशनी वहीं रही। शक्ति और उसकी पत्नी ने उसका पूरा ख्याल रखा। रोशनी अब एक बार फिर खुद को संभाल रही थी। उसने फैसला किया कि वे बिना किसी सहारे के अपनी जिंदगी अकेले अपने हिसाब से जिएगी। दुनिया में अगर कुछ मायने रखता है तो वह है पैसा। रोशनी जानती थी कि वे अब ज्यादा दिन शक्ति के घर में नहीं रह सकती। उस बेचारे ने उसका तब साथ दिया जब सूरज ने उसे अकेला छोड़ दिया, लेकिन उसकी खुद की भी तो एक जिंदगी है। उसकी जिंदगी में ज्यादा दिनों तक इस तरह दखल देना सही नहीं है। और वैसे भी वह अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहती है। रोशनी ने जाकर शक्ति को अपने दिल की बात कही। शक्ति कुछ देर तक खामोश बैठा उसे देखते रहा, फिर मुस्कुरा उठा। कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा, क्योंकि दुनिया का यही सच है कि हाँ, इंसान को अकेले अपने दम पर लड़ाई करनी होती है। फिर भी अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो तो मुझे याद कर सकती हो। तुम्हारा फैसला बिल्कुल सही है। उस धोखेबाज की यादों के साथ जीने से अच्छा है कि तुम एक नई शुरुआत करो। लेकिन रोशनी पूछती है, लेकिन क्या? शक्ति कहता है, मैंने तुम्हें अपनी बहन बोला है तो मुझे भी भाई होने का हक थोड़ा अदा करने दो। बेशक तुम अपनी जिंदगी जियो, लेकिन मैं तुम्हें आगे बढ़ने में थोड़ी मदद तो कर ही सकता हूँ। शक्ति ने रोशनी के लिए एक किराए का घर ढूंढा और उसका रोजमर्रे का कुछ जरूरी सामान लेकर उसे दिया। रोशनी के सिर पर अब छत तो थी, लेकिन काम नहीं। वे पढ़ी लिखी तो थी नहीं, और जब कोई एक बार बदनाम गलियों में चला जाता है तो फिर वहां से लौटना भी मुश्किल होता है। इसलिए उसने अपने मोबाइल में मौजूद पुराने नंबर पर कांटेक्ट किया और वापस डांस बार में काम करने लगी। रोशनी ने वहां पर अपनी जगह दोबारा हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की। वह पहले जैसी नहीं रही थी। उसके लिए अब किसी पर भरोसा करना बेकार था। वह बस अपना काम करती और पैसे लेकर घर आ जाती। लेकिन वह नहीं जानती थी कि जिंदगी का एक और इम्तिहान अभी बाकी है। उसकी जिंदगी में अब सब कुछ शांत था। कुछ महीने यूं ही बीत गए। रोशनी ने महसूस किया कि एक लड़का रोज वहां आता, उसे मुस्कुराते हुए देखता रहता, फिर कुछ देर बाद चला जाता। एक रोज वह लड़का रोशनी के पास आया और उसने रोशनी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। लेकिन रोशनी ने अब किसी को भी ज्यादा भाव देना बंद कर दिया था। प्यार शब्द से ही उसे नफरत हो गई थी। किसी की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। लेकिन वह लड़का उसे हर वक्त ये जताने की कोशिश करता रहता
कि वे रोशनी को कितना पसंद करता है। उससे ढेर सारे वादे किया करता कि मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर ले जाऊंगा, हम दोनों साथ साथ अपनी अलग ही दुनिया बसाएंगे, तुम्हें ऐसा काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम बिल्कुल आम लोगों की तरह जिंदगी जीना। रोशनी को उसके वादों में कुछ भी नजर नहीं आता, क्योंकि ऐसे वादे वे पहले भी सूरज से सुन चुकी थी। उस लड़के का नाम था अभय। अभय रोशनी को मनाने की पूरी कोशिश करता कि वे सच में उससे प्यार करता है। काफी दिनों तक पीछे लगे रहने के बाद रोशनी ने उसकी दोस्ती कबूल कर ली। दोनों की बातों का सिलसिला चल पड़ा। वक्त गुजरने के साथ साथ रोशनी का भरोसा अभय की ओर बढ़ रहा था, लेकिन वे दोबारा धोखा नहीं खाना चाहती थी, इसलिए खामोश थी। वे हर वक्त खुद को समझाया करती कि अभय की किसी बात पर ज्यादा ध्यान न दे, लेकिन वे अब खुद को नहीं रोक पा रही थी। एक बार फिर उसे लग रहा था कि अभय पर शायद वे दोबारा भरोसा कर सकती है, क्या पता यही सही लड़का हो। 19 साल की रोशनी अभी तक खुद से ही जूझ रही थी कि वे वक्त भी आया जब अभय ने उसे पूछ लिया कि क्या वह उससे शादी करेगी। रोशनी ने सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा। वह कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती थी। काफी सोच समझकर उसने तय किया कि खोने के लिए उसके पास कुछ है ही नहीं, क्यों ना एक बार किस्मत को और आजमाया जाए। क्या मेरी तकदीर इतनी बुरी है, हो सकता है कि इस बार सच में मुझे वह अच्छी जिंदगी मिल जाए जिसकी मुझे उम्मीद है। उसने अभय को शादी के लिए हाँ कह दिया। अभय का खुद का एक बिजनेस था और एक घर भी था, और रोशनी सब कुछ छोड़कर उसके साथ आ गई और दोनों ने शादी कर ली। लेकिन रोशनी ने अभय के सामने एक शर्त रखी कि शादी तो कर ली है, लेकिन हम अपनी फैमिली को तब तक आगे नहीं बढ़ाएंगे जब तक कि तुम मुझे अपने माँ पापा से नहीं मिला देते। ये सुनकर अभय परेशान हो गया। लेकिन तुम्हें माँ पापा से मिलने की जरूरत ही क्या है, ये हम दोनों की जिंदगी है और हम दोनों को ही साथ गुजारनी है, फिर तुम माँ पापा से मिलकर क्या करोगी। रोशनी अपनी बात पर अड़ी रही। उसे डर था कि कहीं अभय भी तो बच्चे के लिए उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा, इसलिए वे उसके घर वालों से मिलने की जिद करती रही। अभय कभी कभी बहुत नाराज हो जाता, लेकिन रोशनी पीछे नहीं हटी। अभय ने थक हार कर उसे प्यार से समझाया, देखो तुम कहाँ से बिलोंग करती हो ये बात तो जानती हो ना, अब तुम ही बताओ मैं कैसे कहूँगा उनसे, ऐसा कैसे बताऊंगा उन्हें कि तुम कहाँ मिली। हाँ, मुझे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे पेरेंट्स को पड़ता है। तुम और मैं साथ खुश रहें, यही काफी है। मैं अपनी जिंदगी का फैसला कर चुका हूँ कि तुम्हारे साथ ही जीना है, छोड़ दो जिद। लेकिन रोशनी फिर भी नहीं मानी। देखकर अभय समझ गया कि रोशनी की बात मानने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था, तो वह अपने घर वालों को मनाने के लिए चला गया और कहकर गया कि वह पूरी कोशिश करेगा अपने घर वालों को मनाने की कि वे उसके प्यार को समझे और तुमको अपनी बहू के तौर पर अपना ले। घर पहुंचकर अभय ने घर वालों को सारी बातें सुनाई। पहले तो घर में काफी हंगामा हुआ। माँ पापा ने अभय पर बहुत गुस्सा किया और कह दिया कि अगर रोशनी से रिश्ता रखना है तो हमसे खत्म कर लो, हमारी जायदाद से तुम्हें फिर कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अभय ने साफ कह दिया कि वे ना तो रोशनी को छोड़ेगा और न ही घर वालों को, फिर भले ही वे लोग उसे अपनी जायदाद से बेदखल कर दें। 2 दिन बाद घर वाले उसकी जिद के आगे झुक गए। उधर हर गुजरते वक्त के साथ रोशनी का डर बढ़ता जा रहा था कि कहीं अभी भी सूरज की तरह ना निकले, कहीं वह अब कहीं लौट कर ही नहीं आए तो, कहीं उसके घर वाले नहीं माने तो, क्या उसने अभी पर विश्वास कर दोबारा बहुत बड़ी गलती कर दी, क्या उसकी किस्मत उसे दोबारा धोखा दे गई। हर दिन ही उसके दिमाग में यही सब चलता रहता कि तीसरे दिन अभय वापस लौट आया। वह बहुत खुश था। उसने उसे बताया कि घर वाले उसके रिश्ते के लिए मान गए हैं। उन दोनों ने उसे घर बुलाया मिलने को। यह सुनकर रोशनी को बहुत खुशी हुई। उसके अंदर जो भी डर था वह सारा बाहर निकल गया। वे कहीं न कहीं डरी हुई थी कि अभय के घर वाले उसे पसंद कर पाएंगे भी। अभय कहने लगा, तुम जरूर पसंद आओगी, अब वैसे भी कुछ नहीं हो सकता क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो और उनको तुम्हें पसंद करना ही होगा। अगले दिन अभय रोशनी को साथ लेकर अपने घर पहुंचा। दोनों कुछ दिन वहीं रुके। रोशनी ने माँ बाप की अच्छी तरह देखभाल की, उनका मान सम्मान बनाए रखा। ये देख घर वाले बहुत खुश हुए और उन्होंने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। कुछ समय बाद माँ पापा ने पूरी विधि विधान से दोनों की शादी करवाई। रोशनी ने अपनी जिंदगी को लेकर जितने भी सपने देखे थे और चाहे कितनी भी ठोकरें खाई हो, पर आखिरकार उसे अपनी मंजिल मिल गई, बिल्कुल वैसे ही जैसी उसे चाहिए थी। इस समय रोशनी की शादी को 2 साल हो चुके हैं। अभय उसे आज भी उतना ही प्यार करता है जितना कि शादी से पहले। उसका प्यार सच्चा निकला। दोनों का एक बेटा भी है जो कुछ ही महीने पहले उन दोनों की छोटी सी दुनिया में शामिल हुआ है। अब रोशनी को और कुछ नहीं चाहिए जिंदगी से, क्योंकि उसकी जिंदगी में रोशनी सही मायने में आ चुकी है और उस गहरे अंधेरे से वे पूरी तरह मुक्त हो चुकी है।
आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में कुछ अच्छी कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय।